चलिए, हमारे साथ हर्ष जुड़ चुके हैं अपनी तमाम जानकारी के साथ। और आज जो आईपीओज के बारे में कुछ नई जानकारी लेकर के आए हैं, खास तौर से जो आईपीओ हाल फिलहाल में लिस्ट हुए हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग डेटा लेकर के आए हैं हर्ष। जब पूछते हैं हर्ष से क्या कुछ है, लेकिन उससे पहले जरा हर्ष, आज एक लिस्टिंग भी हुई है, उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिए दर्शकों को। जी, तो देखिए सबसे पहले हम लोग यही बताए थे स्मार्ट वर्क्स की यहाँ पर लिस्टिंग होती हुई दिखी है यहाँ पर। और इसका आंकड़ा अगर हम लोग लेके आए, हम लोगों ने अपने व्यूअर्स को बताया था कि को वर्किंग कंपनी है बेसिकली। और इशू प्राइस जो है यहाँ पर आप देखिए 407 रुपये के भाव पर था यहाँ पर, और एनएससी पर 435 के भाव पर, बीएससी पर यहाँ पर 436 रुपये प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुआ है। यानी कि लिस्टिंग गेन्स की बात करें तो 7% के प्रीमियम पर ये लिस्ट हुआ है। सर 7% के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है। अभी सर क्या करें, जिन लोगों ने आईपीओ में पैसे लगाए थे, प्रीमियम लेके निकल जाएं, वेट करें? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग आईपीओ पे? देखिए, जब यहाँ पर खुल के बात हो रही तो मैं भी खुल के ही बता देता हूँ। स्मार्ट वर्क को वर्किंग को अगर पूरे नंबर्स देखे जाएं तो भाई साहब इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो पहले जब तक हम लोग बात कर रहे हैं, आप लोग इसके सेल ऑर्डर बुक कर लीजिए और इसका नया टारगेट लिख लीजिए 350 रुपए का। वो आपको जल्द देखने को मिलेगा। तो फिर वापस लिस्टिंग प्राइस से भी, इशू प्राइस से भी नीचे आपको खरीदने का मौका मिलेगा। अब आप सोच रहे हो मैं इतना निगेटिव इस तरीके से व्यू क्यों दे रहा हूँ? देखिए, जितने भी अभी तक इस तरीके के ऑफिसेज और इस तरीके के जो प्रॉपर्टीज रही हैं, उनमें कभी भी रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रही है। मेरा एक्सपीरियंस तो फिलहाल यही कहता है। और जब कंपनी के नंबर्स की तरफ जाता हूं तो ये समझ में आता है कि स्टॉक ऊपर क्यों लिस्ट हो रहा है। क्योंकि एंकर है, इन्वेस्टर है, और सबसे बड़ी ज्यादा जो मेहनत करी है वो किसने करी है? वो करी है दो लोगों ने। एक जो यहाँ पर इसके लीड मैनेजर हैं, जो कि लेकर आए हैं इन्वेस्टर को यहाँ पर दिखाए गए सपने। तो मेरे हिसाब से जब इससे लॉक इन टूटेगा तो ये स्टॉक काफी हद तक टूटेगा, तब खरीदारी की सोचेंगे। फिलहाल अभी के हिसाब से प्रॉफिट नंबर्स देखिए तो पिछले 3 सालों में कंपनी ने कभी प्रॉफिट अभी निकाला नहीं है। फिर भी आपको लगता है, आप आतुर हैं, कूदना चाहते हैं, कूदिए। नहाने में कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी साफ पानी मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो गंदे पानी में भी नहा के सुख तो मिलेगा ही। चलिए, तो ये बात है स्मार्ट वर्क को लेकर के। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं हमसे मिस हो गया, अब हम एंट्री ले लें, मना है ना सर पूरी तरह? 350 आएगा तब फिर पूछेंगे कि तब हुआ था कि छूटा था कि लिया था कि धोखा था कि क्या मिला था। वो वापस 350 पे देखते हैं। ठीक, ये बात है। और बाकी डेटा के लिए हर्ष के पास चलें। एक मानस नास्कर जी हैं हमारे दर्शक, बड़ा अच्छा नाम दिया है सर, मुझे तो अच्छा लग रहा है। बाकी अब टीम के साथ, आपके साथ डिस्कशन होगा। उन्होंने दिया है RRR, रवि की रिलायबल रॉकेट। मतलब RRR मूवी भी थी, और ये आपके सेगमेंट के लिए इन्होंने नाम दिया है रवि के रिलायबल रॉकेट। इस पर विचार किया जा सकता है वैसे। मतलब ये है कि सोच समझ के, दिमाग लगा करके इस्तेमाल लगाया गया है। RRR दिया है इन्होंने, वाह, बहुत शानदार। ऐसे ही आप लोग और अच्छे अच्छे सजेशन दीजिए हमें, और उसमें से हम लोग छाटेंगे, फिर बताएंगे आपको कि किसका नाम का सिलेक्शन हुआ है। हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष बताइए। जी, तो और एक और आंकड़ा जो हम लोग लेकर आए हैं यहाँ पर, वो बेसिकली जून में आप देखिए कि करीब करीब 8 आईपीओ आए मेन बोर्ड के। उसमें से 5 आईपीओ ऐसे रहे जिसमें म्यूचुअल फंड ने काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई, काफ़ी ज़्यादा उनको पसंद आए, और उन्होंने निवेश किया करीब 2,500 करोड़ का। चाहे वो एंकर इन्वेस्टर्स के तौर पर हो या सब्सक्रिप्शन बेस पर हो, यहाँ पर एक अच्छा खासा निवेश होता हुआ दिखा। और 3 ऐसे आईपीओ रहे जिससे पूरी तरीके से दूरी बनाते हुए देखे हैं म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर। तो कौन से सबसे पहले जो पसंद आए, देखिए सबसे पहले एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस की बात कर लेते हैं। और तमाम तरह की गैसेस से जुड़े बिजनेस है इसके, हम लोग जानते हैं बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इसके। और यहाँ पर आप देखिए मोतीलाल ओसवाल ने, एक्सिस म्यूचुअल फंड ने, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने, टाटा म्यूचुअल फंड ने एक अच्छा खासा अमाउंट इसमें निवेश किया है यहाँ पर। ये होगा एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस। उसके बाद हम दूसरे आईपीओ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरा आईपीओ कौन सा है जी भी चलते हैं। ठीक सर, ये हाल में जो है सर, ये जो आईपीओ आए जहाँ पर म्यूचुअल फंड ने हिस्सेदारी बढ़ाई हुई है, एलन बेरी आईपीओ में ये तमाम नाम दिए गए हैं। एक ग्राफिक्स भी चाहे तो दिखाते रहे साइड में। तो सर, इस पर क्या टिप्पणी आपकी रहेगी? ये इसमें मोतीलाल ओसवाल, एक्सिस म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड ने, ये वो नंबर्स हैं जो हर्ष लेकर के आए हैं कि इन्होंने पैसे लगाए हैं। क्या रिटेलर्स को भी लगाने चाहिए एलन बेरी इंडस्ट्रियल पे? देखिए विपुल जी, ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है। पहली बात है कि चाहे मोतीलाल ओसवाल, एक्सिस बैंक या एचडीएफसी या टाटा म्यूचुअल फंड की बात करें, ये लोग जब भी
म्यूचुअल फंड जब किसी पे घुसता है ना तो उसका विजन जो है वो मिनिमम जो है वो 5 साल का रहता है। और बहुत कम केस में जब तक कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 4 क्वार्टर खराब नंबर ना दे दे, यानी साल भर तक बहुत क्वार्टर ऑन क्वार्टर उसकी डी ग्रोथ देखने को मिले, तब वो रीस्ट्रक्चरिंग करने की सोचता है, लेकिन फिर भी शायद स्टॉक नहीं काटता। तो आप अगर इतने हिम्मत वाले हैं तो आप बिल्कुल आप इस हिसाब से आप स्ट्रैटेजी बनाकर चलिए। लेकिन एक बार एलन बेरी के अगर फंडामेंटल की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो इसमें अट्रैक्टिव जरूर है, और वो रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अट्रैक्टिव है। लेकिन जब मैं दूसरी तरफ जाता हूं तो मेरे पास ऑप्शंस कौन से हैं? मेरे पास 2-3 ऑप्शंस दिखाई देते हैं। पहला जो है वो आईजीएल गैस का है, दूसरा है पेट्रोनेट एलएनजी। वो मुझे थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देते हैं। लेकिन हाँ, इन दो के साथ अगर तीसरा भाई भी ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर निवेश की रणनीति, लेकिन हल्के हाथों से करिए। हल्के हाथों से करें, ये बात पहला ये हो गया। दूसरी कंपनी के बारे में जी, दूसरे आईपीओ के बारे में बताइए जो हाल में आया जी। तो एलन बेरी हो गया। अब उसके बाद अगली कंपनी की तरफ बढ़ते हैं। एक बार स्क्रीन पर लेके आते हैं अगले ग्राफिक्स। यहाँ पर एसडीबी, यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज देश का सबसे बड़ा एनबीएफसी जो आईपीओ आया और काफ़ी ज़्यादा बस क्रिएट हुआ। और ऐसे में देखिए जानकारी निकल के आया कि म्यूचुअल फंड भी इसके ऊपर लट्टू थे। यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात करें, देखिए 200 करोड़ का निवेश किया है। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 173 करोड़ का, कोटक महिंद्रा ने 150 करोड़ का, डीएसपी और एक्सिस म्यूचुअल फंड ने भी 100 करोड़ का निवेश इसमें किया, और आदित्य बिरला ने भी 100 करोड़ का निवेश एसडीबी फाइनेंशियल में देखने को मिला है। एचडीबी फाइनेंशियल हाल फिलहाल में बड़ी चर्चा में रहा। रिटेलर्स की बड़ी पोजीशंस है, काफ़ी रोज सवाल भी आ रहे हैं। नतीजे आए उतने अच्छे लोगों को नहीं लगे। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? ये वो नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एसबीआई म्यूचुअल फंड, कोटक महिंद्रा, डीएसपी, आदित्य बिरला। सर ये क्या हाथ लगाने लायक है? बड़े ग्रुप का पेरेंट कंपनी बड़ी है, बड़ा नाम है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखो सर, नाम बड़े दर्शन छोटे, ये हमने कहावत बड़ी बहुत बार सुनी होगी, और मुझे ऐसा लगता है विपुल जी आपने भी सुनी होगी। नहीं, बिल्कुल सर। और उसमें अगर आते हैं तो भाई लिस्टिंग के बाद मैंने सिंपल एक ही बात कही कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म अपन को यही अच्छा लग रहा है कि जो प्रॉफिट आ रहा है एक बार बुक कर लें, डिप पे खरीदने की सोचेंगे। और देखिए वो डिप आना शुरू हुआ है, अभी 810 चल रहा है। जल्दी तमन्ना है 710 रुपए देखने की। मैं तमन्ना भाटिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तमन्ना की बात कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि 710 और 750 के लेवल तो जरूर यहाँ पर दिखाई देंगे। अब रही बात आईसीआईसीआई पोटेंशियल, एसबीआई, देखिए नेटवर्किंग अच्छी हो, जुगाड़ अच्छा हो, तो ये लोग इस तरीके से थोड़ा बहुत तो इन्वेस्टमेंट करेंगे। कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन हाँ इसके अगेंस्ट में आप देखें तो जियो फाइनेंशियल ने आपको बढ़िया रिटर्न दे डाले। जो 280 चल रहा था वो 330 350 पार हो गया। तो कहीं ना कहीं से कंपैरेटिव स्टडी यहाँ पर जरूर करें। जो स्टॉक चल रहा है उसको फ्रेंड बनाएं, जो धोखा दे रहा है उससे दूरी बनाकर रखें। दूसरी बात, अब आपने एक बात बहुत बढ़िया कही, वो मैं थोड़ा मिस कर गया। मैं पहले वही से स्टार्ट करना चाह रहा था। आपने बोला रिटेलर ने जम के खरीदा। अरे भैया, तुम हो ही लूटने के लिए तो लूटोगे। क्या कहा जाए, जो आपकी बातें होती बड़ी इंटरेस्टिंग होती, लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा सर, आपकी जैसी पर्सनालिटी है ना, तो आप तमन्ना भाटिया की भी बात कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कोई, मतलब है ना, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी जो मतलब मैं तो जानता नहीं हूँ कि अखबारों के माध्यम से पता लगा हाल ही फिलहाल में उनका ब्रेकअप भी हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी के पास चलते हैं। हर साज की अगली कंपनी कौन सी है? जी, तीसरे जो यहाँ पर आईपीओ जो लिस्ट होता हुआ दिखा और जिस पर म्यूचुअल फंड की दिलचस्पी देखने को मिली, यह है कल्पतरु प्रोजेक्ट्स, ईपीसी से जुड़ी हुई कंपनी है यहाँ पर। और आप देखिए कि एसबीआई म्यूचुअल फंड ने करीब 300 करोड़ का निवेश किया यहाँ पे जून के महीने में। हम देखें यहाँ पे टॉरस म्यूचुअल फंड में 71 करोड़ का, और करीब आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने भी 11 करोड़ का निवेश किया है। चलिए ठीक है, कल्पतरु प्रोजेक्ट एक और हाल का आया आईपीओ, जिसमें एसबीआई, टॉरस म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इनको पसंद आ रहा है। सर कल्पतरु प्रोजेक्ट पे क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? इसकी एक पेरेंट कंपनी जो पहले से लिस्टेड थी, उसके बाद ये कंपनी भी लिस्ट हो गई है, आपकी सलाह क्या रहेगी इस पर? देखिए मैं आपके जो टीम है उनसे ये कहूंगा कि इसके साथ में ना एक बार को प्राइस भी यहाँ पर चलाते रहा करिए, जिससे कि लोगों को साफ साफ दिखाई दे, जैसे आपने एचडीएफसी दिखाया। अब कल्पतरु की जब अगर मैं बात करता हूं तो देखिए इसमें कोई डाउट नहीं कि कल्पतरु से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन रिजल्ट बहुत कम है। मतलब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब कल्पतरु प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ जब ये शेयर आया तो उसमें उस समय बड़ी एक्सपेक्टेशन थी इन्वेस्टर को कि एक अच्छे यहाँ पर रिटर्न्स मिल पाएंगे, लेकिन
उस एक्सपेक्टेशन पे इसके स्टॉक्स में वो मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिला। फिलहाल अभी के हिसाब से यहाँ पर देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। 950 आप सोच रहे हो बड़े बड़े आज लक्ष्य क्यों दे रहा हूँ गिरने वाले को भी, इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जो मार्केट में जो थोड़ी ओवरबॉट सिचुएशन है उसमें ये स्टॉक्स में जब झटका आएगा तो आपको करंट सर से लेकर पैर तक महसूस होगा। तो वो पैर तक कहां जाएगा, वो जाएगा आपका 950 और 1000 के नीचे के प्राइसेस एक्सपेक्टेड है, तो बाय नहीं बनता। आप म्यूचुअल फंड नहीं है तो आप इतनी दोस्ती मत करिए। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और अगली कंपनी के पास जाए, रिंटू जी बहुत नाराज हैं। रिंटू सरकार जी कह रहे हैं मैं चैनल में शुरू से हूँ और अब मेरा ही सवाल नहीं दिखता आपको, चैनल बड़ा हो गया है आपका, पता नहीं। सर नाराज मत होइए, इतना इतना जितना लिखा है उतने में सवाल भेज देते। अभी सर आप प्रॉमिस कर रहे हैं, अभी मतलब कोशिश ये रहेगी कार्यक्रम खत्म होने से पहले आप सवाल तो भेज दीजिए एक बार, तो हम डिस्कस कर लेंगे। इतना गुस्सा मत दिखाइए सर। हाँ, क्या बताया जाए। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने नाम विपुल रवि बॉम्ब के नाम से नाम दिया है। चलिए, दो सजेशन आ गए, और भी सजेशन आप लोग देते रहिए, लास्ट में देखते हैं मंडे को क्या कुछ फाइनल नाम होता है। चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए जी। ओसवाल पंप्स की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक और कंपनी जो है लिस्ट होती हुई दिखी है यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग बताएं कि देखिए इसका बिजनेस मॉडल सोलर पंप्स को लेकर मैन्युफैक्चरिंग और तमाम तरह के जो पंप्स होते हैं यहाँ पर, और साथ तौर पे और भी कई चीज़ें जो इससे जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे क्वांट म्यूचुअल फंड में देखिए इन्होंने 134 करोड़ का सबसे बड़ा खरीदार बनते हुए दिखे। यहाँ पर महिंद्रा मनुलाइफ की बात करें 111 करोड़ का निवेश यहाँ पर देखने को मिला था। आदित्य बिरला सन लाइफ की बात करें 32 करोड़, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने भी 32 करोड़ का आईपीओ के दौरान निवेश किया है। क्वांट म्यूचुअल फंड है, महिंद्रा मैन्युलाइफ है, आदित्य बिरला सन लाइफ है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है। अमाउंट थोड़ा कम है, हालांकि बाकियों के मुकाबले थोड़ा सा, आईपीओ भी उसका उतना बड़ा नहीं था। सर ओसवाल पंप पे आपकी राय अभी क्या रहेगी? अभी 700 के आसपास चल रहा है, भी 2-2.5% ऊपर। बरसात का सीज़न है और ख़ास तौर से अभी मानसून के सीज़न में इस तरह के शेयरों में काफ़ी हलचल रहती है, डिमांड भी रहती है। आपकी सलाह, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए ओसवाल पंप थोड़ा सा मुझे डिफरेंट स्ट्रक्चर लगता है। लिस्टिंग के बाद से अगर देखें तो कुछ खास परफॉर्मेंस इसने नहीं दिखाई। आज आपको चार्ट पे जरूर यहाँ पर चमक दिखाई दे रही है, लेकिन वो चमक धमक में कहीं ना कहीं से 704 का जो हाई 764 का हाई बनाने के बाद उस हाई की तरफ नहीं जा पाया, और बहुत ज़्यादा कुछ खास बिजनेस स्ट्रक्चर भी नहीं है। और क्वांट फंड की बात करें तो मुझे पता नहीं, ये नहीं पता कि शेयर लिस्ट होने से पहले क्वांट फंड ने कौन सी क्वांट स्टैटिस्टिक्स यूज करी कि जिसकी वजह से उन्होंने बाय कर लिया। खैर उसके ऊपर भी अगर जाएं तो बहुत से क्वांट जिनका क्वांट से कोई लेना देना नहीं, लोगों को सुनने में अच्छा लगता है। जैसे किसी से कहिए अल्फा अच्छा लगता है, किसी से कहिए बीटा अच्छा लगता है, किसी को बोलिए गामा स्ट्रेटजी यूज करेंगे तो बड़ा अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओसवाल पंप से दूरी बनाइए। कौन है आपके पास? आपके पास ऑप्शंस में बताता हूँ। ऑप्शन है आपके पास शक्ति पंप है, आपके पास क्रॉम्पटन ग्रीस है जो कि ज्यादा तगड़े फंडामेंटल के साथ चल रहे हैं, और इन्वेस्टर को सार दर सार इन्होंने खुशबू भी खूब फैलाई है रिटर्न्स की, तो उस पर फोकस करिए, इससे दूरी बनाइए। चलिए वहाँ फोकस कीजिए, इससे दूरी बनाइए। हेल्प द पुअर हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं रवि के शेयर, तो नाम आते जा रहे हैं, कई सारे नाम आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया। मानस जी कह रहे हैं रवि सर को धन्यवाद, लॉस होने से बचा लिया, टीसीएस की कॉल लेने से मना कर दिया था, तब 24 रुपये की थी, अब 1 रुपये 80 पैसे की है। सर नेक्स्ट वीक कोई ऑप्शन ट्रेड दीजिएगा। चलिए ठीक है सर, अब नेक्स्ट वीक मंडे को बात करेंगे, लेकिन पैसे बचने बहुत बहुत ज़रूरी है। 4 पैसे कम कमाइए ठीक है, लेकिन अपने पास से गंवाइए नहीं। तो धन्यवाद दे रहे हैं सर आपको रवि जी। हर्ष आगे कुछ? जी 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 हाँ। पांचवे की बात कर लेते हैं हम लोग, संभव स्टील की बात कर लेते हैं। अभी एएसएम में भी पीछे देखने को मिला है ये स्टॉक। यहाँ पर आप देखिए संभव स्टील ट्यूब्स की बात, मोतीलाल ओसवाल का भी निवेश है और व्हाइट ओक कैपिटल ने भी इसमें निवेश किया है। संभव स्टील सर काफ़ी चर्चा में रहा जब ये आईपीओ आया था। अभी क्या छोटा छोटा निवेश है मोतीलाल ओसवाल व्हाइट ओक का, यहाँ पर 29 करोड़ 25 करोड़। आपके कमेंट क्या रहेंगे, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इस पर संभव स्टील को लेकर के? देखिए संभव स्टील और ट्यूब को अगर देखते हैं तो थोड़ा सा देखिए, जो पी है रेशियो है वो बहुत हाई है। अगर 3800 करोड़ कंपनी के हिसाब से देखें तो 86 का पी काफी हाई बनता है। ईपीएस बहुत छोटा है उसके हिसाब से, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ओवरबॉट है। इन लेवल्स पर नहीं, लेकिन हाँ अट्रैक्शन वहां पर आएगा जब ये 110 115 के पास होगा। अगर
इसी लेवल्स के हिसाब से अगर देखना है तो थोड़ा सा अवॉइड करने की जरूरत है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से कॉल लेंगे, लेकिन हाँ, हर्ष ने स्टडी बहुत अच्छी करी, और सबसे बड़ी बात है कि हर्ष की जो स्टडी है वो मुझे इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि लोग शेयर लिस्टिंग के बाद कोई इनका ध्यान नहीं रखता, कोई ध्यान बात नहीं करता। और कब कौन से बहुत से स्टॉक ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे रिटर्न्स के साथ आगे बढ़े हैं, और बहुत से ऐसे स्टॉक रहे हैं जिन्होंने आपके जो है वो तोते हिला दिए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हिलते तोते और बड़े प्रॉफिट के बीच की रेखा खींचें और वहां पर चलें तो ज्यादा अच्छा है। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर है। और इस बीच एक और नाम आ गया, कांजी जी कह रहे हैं कमाई का मौका रवि सर के साथ, नाम अच्छा है। ठीक है सर, आप लोग सजेशन देते रहिए। हर्ष के पास चलते हैं अगली कंपनी डिस्कस करने के लिए। हर्ष बताइए जी, आखिरी हम लोग बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से आईपीओ है जिसमें म्यूचुअल फंड ने बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाई बल्कि दूरी बना के रखी। ये 3 आईपीओ हैं, ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट, एरिस इंफ्रा सॉल्यूशन और इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेस। इन तीन जो है आईपीओ जो हाल फिलहाल के रहे हैं, इनसे जो है दूरी बना के रखी गई है। क्या रिटेलर्स को भी दूरी बनानी चाहिए? यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी है? रवि जी बताइए। ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स, एरिस सॉल्यूशन, इंफ्रा सॉल्यूशन, एंडो गल्फ क्रॉप साइंसेस, इन तीनों में आपकी कोई टिप्पणी, कोई राय? देखिए, मैं यही कह सकता हूँ, शायद मेरे ख्याल से मैं देखिए बहुत फैक्ट बोल देता हूँ, उसका कई बार मैंने खामियाजा भी भुगता है। तो मैं यही कह सकता हूँ कि ग्लोब और एरिस और इंडो के मार्केटिंग मैनेजर सेटिंग नहीं कर पाए होंगे, तो इसलिए हो सकता है उनका सेट नहीं हो पाया हो स्टॉक्स और बहुत ज्यादा कुछ उठ नहीं पाया हो। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कंपनी धीरे धीरे करके परफॉर्म कर रही है, लेकिन हाँ बहुत अट्रैक्टिव नहीं है। छोटी कंपनी, थोड़ा मार्केट कैप बढ़े तो शायद ज्यादा अट्रैक्शन दिखाई देगा, लेकिन मार्केट कैप भी एक सिचुएशन होती है जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड यहाँ पर निवेश नहीं करते हैं। तो फिलहाल अगर मार्केट कैप यहाँ पर इंक्रीज होता है, कंपनी दर साल परफॉर्मेंस देती है, तो शायद म्यूचुअल फंड का अट्रैक्शन दिखाई दे। इस हिसाब से रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो देखिए, मैं आपसे यही कहूंगा कि जब अपॉर्चुनिटी मिले तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, जब अपॉर्चुनिटी मिले तो चढ़ जाइए, जब अपॉर्चुनिटी मिले तो निकल जाइए। अपने सेंटिमेंट मत, कंपनी से प्यार मत करिए, प्रॉफिट से प्यार करिए। कंपनी से प्यार मत कीजिए, प्रॉफिट से प्यार कीजिए। क्या टैगलाइन दी है सर, बहुत शानदार। इस बीच हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।